जय हिंद। आप लोग हैं और सुबह सुबह बहुत बेहतरीन मौसम है, तो उस मौसम में आपको पता लगना चाहिए कि बहुत खिले खिले से आए हैं। जय हिंद। तो आज हम सब एक अच्छे से कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम सभी का स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है हम सबके लिए, ये सबको पता है। अब स्वास्थ्य में दो पहलू हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा मेंटल। हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य की बात बहुत करते हैं, हल्का सा भी खांसी बुखार जुकाम हो जाता है तो दौड़े जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो उसको हम इग्नोर करते हैं या उसके ऊपर बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारे की बात करेंगे, मेंटल इलनेस की बात करेंगे कि मानसिक रूप से कोई स्वस्थ नहीं है तो उसको कोई दूसरे नजरिए की ओर ले जाएगा। लेकिन उस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अभय सिंह, जो कि मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे बीच में हैं। एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। और साथ ही साथ इनकी टीम में श्री रवि द्विवेदी जी, श्री संतोष पाल और श्री आदेश पांडे जी भी हैं। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीच हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आपका भी स्वागत है आपकी प्रांगण में। और बिना किसी देरी के हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के माध्यम से करेंगे। मैं मंचस्थ सभी से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन करें और पुष्पांजलि करें। उपाध्याय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए हुए अतिथियों को पौध भेंट करें। डॉक्टर अभय सिंह। ये पौध पर्यावरण के प्रति हम सभी के संरक्षण की जो मानसिकता है उसका द्योतक है कि जैसे जैसे पुष्पित पल्लवित हो आपका जीवन भी पुष्पित पल्लवित। तालियां जोरदार लगनी चाहिए। डॉक्टर गरिमा सिंह। कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और मानसिक स्वास्थ्य खासतौर से, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे शरीर में मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और कहते भी है ना कि हमें अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। और एक बात और भी है बहुत खूबसूरत सी
कि अगर जैसे ही आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या कहता है फोटोग्राफर? जोर से बोले। तो कुछ सेकेंड की स्माइल से जब आपकी फोटो इतनी सुंदर आ सकती है, तो अगर जिंदगी भर आप मुस्कुराते रहें तो आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। इस बात से आप मेरे ख्याल से वाकिफ होंगे। तो इसलिए खूबसूरती से अपना जीवन जिए, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमारे आसपास क्या कुछ अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण हमेशा ऐसा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचते रहें कि क्या नहीं है, क्या कमी है। कुछ अच्छाई अगर हम देखेंगे और अच्छाई बदले में समाज को देंगे और समाज से लेंगे, तो एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अभय सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। आप सभी ध्यान से सुने और जरूरी बातों को नोट भी करें और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। थैंक यू मैम, आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं सकूँ और साइकियाट्री या मन की बीमारी, इसको लोग ज़्यादा मानते नहीं। जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत अच्छी बात कही कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दो चीज़ है। तो हेल्थ की जो डिफिनीशन होती है ना, उसे कहते हैं हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड नॉट ओनली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल, मतलब सामाजिक। ऐसा नहीं है सोशल विड्रॉल हो जाए, सबको उसमें रहना है और उसमें कोई चीज़ें ना रहे बीमारी से, जैसे उसे हेल्थ कहते हैं। स्वास्थ्य, मन की समस्या कैसे कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि मानसिक ना, यहाँ पे 20 से 25 साल के ही बच्चे सब बैठे होंगे, 25 साल से ज़्यादा कोई नहीं होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है उसे एंजाइटी कहते हैं, घबराहट। और घबराहट का अनुभव मैंने भी किया है। अब मैं 30 से ऊपर का हो गया हूँ, तो मेरी जो 30 से लाइन शुरू होती है वो डिप्रेशन की शुरू होती है। तो एंजाइटी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? घबराहट हाँ बुरी चीज़। अच्छा, रात में टेंशन ना हो, सुबह एग्जाम देना है तो फिर पढ़ोगे नहीं, तो घबराहट होती तभी पढ़ते हो। पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएगी, बेइज्जती होगी, सब लोग क्या कहेंगे, मौसी क्या कहेगी, मौसा क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे। एक लिमिट तक घबराहट बहुत अच्छी चीज़ है। बिना घबराहट के तो सुबह 9 बजे उठोगे भी नहीं। संडे को सब देर तक सोते हैं, घबराहट नहीं है, आज संडे है। एक लिमिट के बाद जब घबराहट होती है तो उसके बाद परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाता है। आपने देखा होगा, जब आपका वाइवा हुआ, आप गए अंदर, आपने सब रट लिया, अंदर पहुंचे, मैम ने 2 सवाल पूछे, सब भूल गए उसी टाइम। उस समय जो घबराहट का जो थ्रेशोल्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है। हम भी एग्जाम देते समय हमारे साथ केस हुआ है। तो घबराहट बहुत अच्छी चीज़ है। बिना घबराहट के मुझे घबराहट है कि हमें अपने मरीज को ठीक करना है, मैम को घबराहट है कि आपको पढ़ाना है, ठीक है, सबको घबराहट है। तुमको घबराहट है सुबह उठना है, शाम का होमवर्क करना है, ठीक है। घबराहट अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा घबराहट हो जाए तो वो बीमारी कहते हैं। तो घबराहट में लक्षण क्या महसूस किया है? वाइवा के टाइम में कैसे लक्षण आते हैं? क्या? नर्वसनेस, ठीक है। और क्या फील होता है? स्वेटिंग होने लगती है, रेस्ट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, स्विलिंग। और तो क्या करते हैं? कीप काम बोलते हैं ना, परेशान मत हो। हर जगह एग्जाम जब आते हैं तो बोलते हैं कि कीप काम, शांत रहो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो 10 तक की उल्टी गिनती गिन लो, कुछ नहीं, तेज से बोलो स्टॉप, मन में बोलना स्टॉप, उस थॉट में पड़े नहीं रहे। अगर उस थॉट में पड़े रहे तो फिर मामला गड़बड़। तो ये एंजाइटी एक नॉर्मल चीज़ है। महिलाओं में थायराइड बहुत कॉमन है, फीमेल्स में थायराइड की जो बीमारी है वो बहुत कॉमन है। तो थायराइड के साथ भी एंजाइटी होता है उस, ठीक है। तो और दूसरी बीमारियों में जाते हैं, हमको सिंपल सी कुछ चीज़ें जानना है। एक चीज़ है कि यहाँ पे कितने लोग बेहोश हुए हैं? 1 2 3, खड़े हो जाओ, 3 4 हो, खड़े हो जाओ। और जितने बेहोश खड़े हो जाओ। ये बेटा देखो, मैं कोई वो डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं बड़े भाई की हैसियत से आया हूँ। खड़े हो और खड़े हो, झूठ मत बोलना। भूत किसके ऊपर आते हैं? देखा नहीं है, भूत आते हैं कभी कभी, किसी घर में आते हो या आसपास किसी ने जानते हो तो खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लंबे बेहोशी किसे आ रही है? आधा घंटे तक। अरे वीडियो मत बनाओ भाई। कैसे बेहोश हुए थे? बेहोश होते हैं, प्रेयर छोड़े और कौन बेहोश हुआ है? हॉस्पिटल में बेहोश हो गए, कौन देखे क्या हुआ? खड़े खड़े। आज मैडम कैसे बेहोश हो गई थी?
पुशअप्स के लिए रनिंग किया था, उसकी थोड़ी देर बाद तो सबको बेहोशी में सुनाई दे रहा होगा लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फीमेल्स में कॉमन है, तुमने देखा होगा बाजार में, मंदिरों में। तो बेहोशी का मुख्य कारण स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोप नहीं कर पाता आदमी तो बेहोश हो जाता है। ठीक है, और ये आदत में आ जाता है। जब जब स्ट्रेस आएगा आप बेहोश हो जाओगे। आपने देखा होगा कि मैं इसीलिए बोला था भूत वाला भी। तो क्या होता है कि अनुलोम विलोम, दूसरा है गायत्री मंत्र पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तक उल्टी गिनती गिन लो। एग्जाम के टाइम में भी इस चीज़ को ध्यान रखना। और सुबह अगर जग सकते हो तो थोड़ा बहुत टहलो। एक बीमारी है माइग्रेन, सर में दर्द, कितने लोगों को होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। और बस इतने लोग को एक तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, टक्कर पड़ के होता है। ऐसा लगता है नस फट रही है। तेज धूप में दर्द बढ़ जाता है, तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होती, और दर्द के साथ उल्टी चक्कर महसूस होता है। ये हर दिन नहीं होता, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन होता है। क्यों होता है ये? किसी को पता है? माइग्रेन बिहेवियर की वजह से होता है। आपको आदत सुधारनी है अपनी। लड़कियां बाल लंबे रखते हैं तो सुखा ले, जब गीला करे तो सुखा ले। दूसरा है भूखे नहीं रहना। सबसे ज्यादा व्रत रहते हैं सोमवार वाला। अगर व्रत रहेंगे, भूखे रहेंगे तो दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे व्रत में भी खा लेते हैं लोग, पकाता खाते हैं, उनके लिए भूखे रहोगे दर्द होगा। सब ने अनुभव किया होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने नींद पर्याप्त नहीं ली उनको दर्द होता है। कुछ लोगों को स्पेशल चीज़ से होती है, जैसे कभी कभी परफ्यूम से हो जाता है कि, या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो हो जाता है। बेसिकली माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाओगे वो दवा देगा, क्यूरेटिव होता है। दर्द की दवा नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन हम माइग्रेन को रोक देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ट्रिगर, जो माइग्रेन जिसको ट्रिगर कर रहा है उसको आपको वो नहीं करना है। आपको पता है भूखे रहने से दर्द होता है, क्यों भूखे रहोगे? भगवान ये देख के दुखी जाएंगे कि हमारा भक्त जो है भूखा रह रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, हमको कुछ करने के लिए भूखा रह रहा है। ठीक है, हम तो माफ है। अगर भूखे रहने से दर्द हो रहा है तो माफ है। दूसरा है कि आपको गीले बाल नहीं रखने। ठीक है, दूसरी बीमारी होती है, एक बीमारी होती है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। देखो स्ट्रेस सबके साथ है। स्ट्रेस कहीं भी हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, हम लोग एक समाज में रहते हैं, सोशल हो सकता है, हम लोग बड़े हो रहे हैं तो में दोस्तों का हो सकता है। ठीक है, और हम लोगों के घर परिवार का भी हो सकता है। सिर्फ पढ़ाई स्ट्रेस नहीं है। हम जब कहते हैं ना लाइफ 3 चीज़ से बनी है सबकी, मेरी भी आपकी भी। सोशल मतलब सामाजिक, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं अस्पताल में भी जा रहे हैं। पर्सनल मतलब घर परिवार, है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है। ऑक्यूपेशनल मतलब काम काज, तुम लोग ऑक्यूपेशनल से स्टूडेंट हो तो आप लोग का पढ़ाई। ये 3 चीज़ में कहीं भी डोमेन में गड़बड़ होता है स्ट्रेस में, तो फिर मन की बीमारी भी होता है। कोई आदमी मन से तो दुखी रहना नहीं चाहता। कभी कभी आदमी को अपना वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यार मैं दुखी, आज मेरा मन है मैं दुखी रहूंगा, लेकिन वो हो जाता है। होता है इसी इन्हीं 3 की वजह से। एक कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, और वो ऐसी चीज़ है कि इसलिए बताना जरूरी है कि हमेशा डिप्रेशन जो है बाहरी कारणों से नहीं होता है, एक्सोजीनस कारण, कभी कभी केमिकल की वजह से भी होता है। इसका नाम है सेरोटोनिन, नॉन एड्रेनालिन। सेरोटोनिन की कमी हो जाती थी। दीपिका पादुकोण को थी, मूवी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उन्हें ईज़र नहीं मिला था। उन्होंने डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब हम देखिए इतने बड़े सक्सेसफुल एक्टर है, ये भी है वो भी है, लेकिन हमको खुशी नहीं मिली, हमको नाम भी मिल रहा है तब भी मज़ा नहीं आ रहा। उसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। वो थोड़ा सा जहरीला होता है, और उसका जो बीमारी हो, तो कभी भी जो उदासी है उसको हमेशा आप लोग को ये ध्यान रखना है, आपको बात करना है। देखो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, सबसे अच्छा तरीका बात करके देखो। और एक चीज़ है कि अगर किसी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, लाइफ में जल्दी बदलाव आ रहा है, आपके दोस्त के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो उससे पूछ लो। या और एमबीबीएस करने चले हुए होगे तो और खराब है। और बेसिकली जो बोला गया कम्युनिकेशन है। दूसरा है कि सोशल विड्रॉल हो जाता है पढ़ाई के टाइम में। तीसरा है वो बात किसी से नहीं करते। तो क्या होता है, एक बच्चे हैं, मान लो आप एग्जाम देने जाते हो, एक लिमिट तो क्या पढ़ पाएगा कि नहीं। सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है आज के टाइम में, अब सब टॉप करेंगे तो फिर ये कोई पूछ ही नहीं रहा। तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर हो जा रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उसके पास कोई मौका ही नहीं। सुसाइड कोई मन से नहीं करता। सुसाइड
में प्लान लगता है, प्लानिंग होती है। इम्पल्सिविटी एक होता है कि इम्पल्सिविटी है, लेकिन जो बच्चे सुसाइड कर रहे हो प्लान करके कर रहे हैं। सबसे गलत बात ये है, दुखी रहते होंगे पहले, किसी से बात नहीं करते होंगे, मतलब उनका रूटीन अगर आप देख लोगे पता चलता होगा कि इन्होंने सोशल विड्रॉल कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनको अच्छा दोस्त हो तो पकड़ भी लेता है। एक चीज़ और है, अगर आपके साथ में कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, सुसाइड की बात करे तो उसको ये मत सोचना है उसको गरज रहा है, बरतेगा नहीं, पक्का करेगा। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सुसाइड किसी ने पहले अटेम्प्ट कर रखा है तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। एक बार उसने कोशिश करी तो दोबारा जरूर करेगा। तो कभी भी कोई सुसाइड की बात करे तो उसे क्वेश्चन मार्क लगा के मैम लोग को बता दो, उनके परिवार को बता दो, तुम्हारे दोस्त है तो, ठीक है। इसको ये मत सोचना ये धमकी दे रहा है, उसके दिमाग में है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी होता है। हमने बहुत अभी तो हो गया है, तो जैसे देखते हैं बच्चों का स्कूल चेंज होता है, बच्चे एकदम बीमार हो जाते हैं। कॉलेज मतलब एक दूसरे से पूरे वो इतना बीमार हो जाते हैं कि वो कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं और उनका सब कुछ डिक्लाइन हो जाता है। मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस चला जाता है, उसके बाद सोशल विड्रॉल हो जाता है, दोस्त कम्युनिकेशन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब लोग प्लस टू तो कर ही लिए होंगे कि ग्रेजुएशन में ना, तो इंटर कर चुके हैं, हाई स्कूल कर चुके हैं, तो जो स्कूल छूटा है उसकी याद तो आती ही होगी। अब ये छूटेगा तो उसकी याद आएगी। तो इसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे कराते हैं? बड़ी आसानी से बन गए होंगे तुम्हारे, कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन होता है ना, जैसे हाई स्कूल में जब स्कूल में गए 6, 7 से दोस्त बन गया, प्लस 2 तक वही दोस्त रहा। जब हम नई चीज़ में कभी भी जाते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। अब तुम यहाँ से जॉब में जाओगे तो एंजाइटी होगी, कहीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, मास्टर करने जाओगे तो भी एंजाइटी होगी। तो कोई भी अपनी पुरानी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, हमारे साथ भी है। तो कुछ लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते, और हुआ होगा, ऐसा नहीं है, सब एक दो होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। डिप्रेशन और साथ क्या होता है, क्या क्या समझते हैं डिप्रेशन से? बड़े आराम से सुबह बोलते थे मुझसे बात मत करो, आज मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या समझते हैं और साथ से डिप्रेशन से? निगेटिव थॉट। और कभी अनुभव किया है डिप्रेशन का किसी ने? हाथ उठाओ जरा। अरे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उठा लो। हमने किया है। एंजाइटी का किसने किया? अच्छा बताओ। चलो एक दो। अरे सबने किया भाई। एग्जाम में किसी हालत खराब नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हो सब लोग मिल गया, अभी फिर एंजाइटी हो गया कुछ दिन में। अभी कह दिया जाए तुम्हारा एग्जाम है, सबके एंजाइटी शुरू। डिप्रेशन, लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन इतनी आसानी से बनता नहीं, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्रेशन 14 दिन में अगर किसी का परसिस्टेंट और परवेसिव मूड, मतलब एक जैसा लगातार, ऐसा नहीं है कि सुबह कह रहे हैं आज हमारा मूड बहुत खराब है, हमसे बात मत करो, और शाम को कह रहे पिक्चर देखने चल रहा है। 14 दिन तक एक जैसा मन होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। डिफरेंट इंटरेस्ट टू प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटी, मतलब जो आपका मजा आता था। अब जैसे मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, हमारा मरीज आ जाए, हम कहते तुमको क्रिकेट अच्छा लगता है, वो देखता ही नहीं है, वो कहते नहीं, तो हम कहते डिप्रेशन में हो। ऐसा नहीं है, जो उसको अच्छा लगता था वो अब अच्छा लगना बंद हो गया। तीसरा है डिक्रीज एनर्जी लीडिंग टू फटीगबिलिटी, मतलब वो उत्साह नहीं रहता शरीर में, शरीर थका थका सा महसूस करता है। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता की कमी, और उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे लगातार। आइडियाज गिल्ट, बहुत मरीज आते हैं बोलते हैं कि होपलेसनेस हेल्पलेसनेस है क्योंकि मैंने ऐसा किया था, तो अब मैं किसी की मदद कर नहीं पाऊंगा, अब मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, जीवन में अंधकार है। सुसाइडल आइडियाज आते हैं। बेसिक बात यह है डिप्रेशन 14 दिन से पहले नहीं बनता, तो ऐसे मत कहना कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे तंग मत करो, ठीक है। और कुछ बीमारियां और हैं हमारे पास जो आपसे रिलेटेड हो सकती है, मैं बता दे रहा हूँ। एक ओसीडी नाम सुना है किसी ने? क्या होता है, क्या होता है इसमें? अब उदाहरण पे बताओ, एग्जाम्पल दो। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड थॉट, इमेज, इंपल्स, एक ही विचार दिमाग में बार बार आए। आदमी को पता है बेफजूल का है, लेकिन वो उसके दिमाग से निकलता नहीं।
जैसे उसको पता है, जैसे मैंने बताया कि उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, और वो धोने जाता है, हाथ साफ हो गए, थोड़ी देर बाद फिर उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, और लेकिन जब तक वो धोने नहीं लगता उसे उलझन होती है, लेकिन उसका दिमाग जान रहा है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। इसी तरह चेकिंग का होता है कि बार बार वो ताला बंद किया था कि नहीं, लाइट बंद की थी कि नहीं, ठीक है। इतना नहीं ये सब करते हैं, दिक्कत तब मानी जाएगी जब उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगे, मतलब उसकी वजह से वो पढ़ाई न कर पाए, उसकी वजह से वो स्कूल न चल पाए, उसकी वजह से वो काम न कर पाए, तब मानते हैं बीमारी। चेकिंग ऐसा नहीं ये सब करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में विचार आए और उस काम को जब तक ना कर ले तब तक उलझन हो, तब मानते हैं वो ओसीडी है, ठीक है। कुछ बीमारियां हमारी मानसिक समस्याओं से जिनको पागल, देखो इतनी बीमारियां मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, यहाँ तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, और हम जिसकी वजह से बदनाम हैं अब वो बीमारियां बताते हैं जिसे पागलपन कहते हैं। हेलुसिनेशन से क्या मतलब समझते हैं? हाँ, नाम सुना है हेलुसिनेशन? क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं बॉडी में? कौन कौन से? जितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं उतने ही हेलुसिनेशन होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी, गैस्ट्रेटरी, टैक्टाइल, ठीक है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। जैसे अगर मुझे विजुअल हेलुसिनेशन हो जाए तो यहाँ पे आदमी दिखने लगे, या कानों में आवाज आ रही हो। मानसिक बीमारी में कानों में आवाज आती है, मरीज को लगता है मेरे बारे में कोई दो लोग बातें कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे, बस उनको आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब लोग आवाज बुराई करते हैं, और यहाँ भी हमारे कानों में आवाज आ रही है। डिल्यूजन एक वर्ड होता है, डिल्यूजन नाम सुना है? क्या होता है? भ्रम। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फ्रॉम फिक्स अनशेकेबल बिलीफ, झूठा पक्का और सेफ होने वाला बिलीफ नहीं। जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, व्यक्ति को लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, यकीन है उसे, लगता नहीं है, यकीन है। तो भगवान क्या है? गॉड, अल्लाह। किसी ने देखा है? तो डिल्यूजन है कि नहीं? हाँ ना में बोलो, अरे ओपिनियन दे दो, गलती कहोगे वैसे कौन से पास होने के लिए गलत होना जरूरी है? डिल्यूजन नहीं है तो क्यों नहीं है? अरे बेटा दिख भी जाएगी, अगर तुम एयर दिखाने की बात करो दिख जाएगी, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूफ है। एग्जाम्पल गलत है लेकिन हाँ है। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी, मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हम सब भगवान नाम को मानते हैं। तो डिवीजन का मतलब होता है कि फॉल्स फ्रॉम फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय सेम कम्युनिटी ऑफ पीपल। मान लीजिए हम हिंदू हैं तो भगवान को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं, तो वो उनकी पूरी कम्युनिटी मानती है। लेकिन मैं कल को खड़ा कर दूँ सुरेश एक भगवान है या रमेश एक भगवान है तो आदमी क्या सटक गया है, ठीक है। तो डिवीजन ये होता है, ये दो चीज होती है। और एक इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, आदमी बहुत तेज हाथ चलाने लगे, या डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, बहुत धीरे से हाथ पैर चलाने लगे। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, सड़कों में देखा होगा जो कूड़ा लेके चलते हैं, उनके बाल कैसे रहते हैं, अकेले में गुदगुदाते रहते हैं, उनके कानों में आवाज आ रही होती है, देखा है कूड़े पीने वाले, कभी देखना, ठीक है। उनके दाढ़ी बड़ी होगी, नहाए नहीं होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उनका पैंट इधर उधर जा रहा होगा, कपड़े सही से पहने नहीं होंगे, उसे डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कहते हैं। तो ये है बेसिकली पागलपन। क्या क्या कब मानेंगे कि सोशल मीडिया पे आ गया है, फेसबुक का हो गया है, इंस्टाग्राम का है, आजकल पढ़ाई भी बीच में इसमें चलने लगी थी मोबाइल में। कब मानेंगे हम बीमारी से ग्रसित हैं, इंटरनेट एडिक्शन नाम की? कोई भी एडिक्शन हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, इवन इंटरनेट एडिक्शन भी उसी में जोड़ते हैं, पता है? पेपर में पढ़ा होगा पबजी गेम के वजह से किसी ने किसी को मार दिया, ब्लू वेल गेम के बारे में सुना होगा, सोशल मीडिया में शॉपिंग के बारे में सुना होगा कि मतलब इरेशनल शॉपिंग चल रही है, सुना है? मोबाइल का एक्सेसिव यूज सुना है कि नहीं? आजकल तो बहुत चलते हैं। तो उसमें कब हम मानेंगे कि ये बीमार है? ऐसे तो नहीं कह देंगे। अच्छा, होता क्यों है? देखो हमारे दिमाग में एक पाथवे है, डोपामीन पाथवे, प्लेजर।
जैसे आपकी कोई तारीफ करे आपको खुशी मिलती है, बच्चे को तारीफ करो बच्चे को खुशी मिलती है, वो दोबारा डिजायर बिहेवियर के लिए वो सोचता मुझे तारीफ मिलेगी तो मैं ये काम और करूँ। मैडम लोग क्यों आप लोग को प्राइज देते हैं, क्यों आप मोटिवेट करते हैं, इसीलिए ना कि आपका जो डोपामिन है वो सीक्रेट तो रहे, आपको प्लेजर आए, मजा आए, तो इसलिए आपका डिजायर बिहेवियर और अच्छा हो, आप लोग और अच्छे से काम करो। तो क्या होता है, फेसबुक में देख रहे हैं उनको मजा आ रहा है, उनका डोपामिन मिल रहा है, छोड़ते ही डोपामिन उनका डिक्रीज होने लगता है तो इसलिए और लेने लगते हैं, तो उसका एक्सेसिव टाइम होने लगता है। प्लेजर तो मिल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है पहले आधा घंटा मोबाइल देखते थे, अब उसे 1.5 घंटा देखने लगे। कुछ दिन बाद क्या करा कि जैसे ही 1.5 घंटा देखते थे उसके बाद जैसे बंद करते थे तो उसको विड्रॉल होने लगता है, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, फिर वो तो उसे विड्रॉल कहते हैं, तो इसलिए फिर से उस काम को करने लगता है प्लेजर लेने के लिए, तो टॉलरेंस और विड्रॉल में फंस जाता है। तो सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ज्यादा मन करना नेट का यूज करने का। दूसरा होता है अनेबल टू कंट्रोल, खुद को रोक नहीं पाना, चाहता है वो रोकना लेकिन रोक नहीं पाता, क्या मोबाइल दूर रख देते हैं, क्या चलो 2 मिनट देख लेते हैं, अनेबल टू कंट्रोल। तीसरा है इंक्रीज टॉलरेंस टू मेक अ सेम डिजायर इफेक्ट, मतलब भाई पहले 5 मिनट देखते थे, उसी इफेक्ट को देखने के लिए अब उन्हें 50 मिनट लग रहा है, कल को 2 घंटे लगेगा, परसों 5 घंटे लगेगा, इसे टॉलरेंस कहते हैं। फिर तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल विड्रॉल, कि मतलब अगर नहीं मिलता है तो हाथ कांपता है, उलझन होने लगती है, जब रेस्टलेस हो जाते हैं, एकदम इधर उधर चलने लगते हैं, स्वेटिंग हो जाएगी, तो मतलब मिल जाएगा सब ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ अल्टरनेटिव प्लेजर, उसकी वजह से दोस्तों से बात कम हो गई, बाहर खेलने जाने बंद हो गए, ठीक है, घर परिवार में टाइम कम देने लगे, क्योंकि तो वही करना है। फिर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी वजह से दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। तो बहुत लोगों ने सेल्फ हार्म किया है, बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत लोगों ने सोशल विड्रॉल की वजह से डिप्रेशन एंजाइटी से ग्रसित हुए। मोबाइल का उतना ही यूज़ करें जितना जरूरी है, ठीक है, मोबाइल बहुत यूजफुल चीज़ है, डायनामाइट भी है, ठीक है, तो क्योंकि आजकल मोबाइल से सब है, बैंकिंग भी है, पढ़ाई भी है, मोबाइल में बात भी है, कम्युनिकेशन भी है, सब कुछ मोबाइल में, तो इसलिए यूज़ तो करना ही है। तो ये देखे रहना है कि कितना यूज़ करना है। 40 करोड़ लोग शायद इंस्टाग्राम में, 30 करोड़ लोग शायद फेसबुक में है, तो इतने लोग फेसबुक में है तो कम्युनिकेशन जरूरी है, एक्सेसिव ना होने पाए। ये जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ उसमें 6 में 3 चीज़ अगर 1 साल तक किसी के अंदर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अनेबल टू कंट्रोल, इंक्रीज टॉलरेंस, फिजियोलॉजिकल विड्रॉल और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ अल्टरनेटिव प्लेजर, ये 6 में 3 चीज़ अगर किसी के अंदर 1 साल में है, तब हम जाके मानते हैं वो इंटरनेट एडिक्शन से ग्रसित है, ठीक है, या वो डिपेंडेंस है किसी भी नशे के लिए, चाहे वो शराब हो, चाहे वो एल्कोहल हो, निकोटीन हो, 1 साल तक 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यही कुछ बीमारियां हैं जो आपको मैंने बताई। मिर्गी दौरे को ध्यान रखा करो, ठीक है, सच्चे दौरे और झूठे दौरे आप लोग को भी पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कभी सफर कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो जिनको दौरे आते हैं उनको एक साइड लेटा देना, ठीक है, नहीं जो उनका थूक होगा वो गले में फंस जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप लोग भी कभी कहीं भी देखो तो किसी को दौरे आ रहे हैं तो एक साइड लेटा देना है, जीभ कट जाए या उसकी बात यूरिन निकल जाए और वो दौरा 2 से 5 मिनट तक रहे तो समझ लेना ये सच्चा दौरा है। और जिसको आधा घंटे तक हो रहा है, जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, जिसके कोई रिसेंट एग्जाम हो या रिसेंट कोई स्ट्रेस हो तो समझ लेना वो झूठा दौरा है, स्ट्रेस की वजह से होने वाला दौरा है। कर मत लेना, बता दिया है तो, ठीक है। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? चलिए मैम आपको कुछ बताएंगी कि आपको कैसे डे टू डे लाइफ में अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, ठीक है। स्ट्रेस देखो होगा, ऐसा नहीं स्ट्रेस नहीं होगा, कोई हम तुम्हें जड़ी बूटी दे देंगे, ठीक है, स्ट्रेस होना जरूरी है। इसीलिए बात शुरू करने से पहले बोला ना स्ट्रेस जरूरी है, ज़्यादा स्ट्रेस बीमारी है। बिना स्ट्रेस क्या ये तो मस्त मौला है, जिनको बोलते हैं ना मस्त मौला है, वो मस्त मौला ही है। फिर ना उन्होंने पढ़ाई करी है, ना उनको घर का ख्याल रखना है, ना उनको ये टेंशन है कि बच्चे क्या कर रहे हैं या हमारे घर मस्त मौला नहीं बनना है। टेंशन लेना जरूरी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थैंक यू। अब मैम बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक सीमा के बाहर जब कोई भी चीज हो जाती है तो वहीं पर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो एक सीमा के अंदर आप तनाव जरूर लें, चीजों की तरफ पॉजिटिव तरीके से उसको लें तो एक जिंदगी अच्छी जी सकते हैं। और उसके प्रबंधन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर गरिमा सिंह।
कैसा लग रहा है अभी सबको? लग रहा है दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे ना, अच्छा ऐसी बीमारियाँ होती है। सर ने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर कितने तरह के होते हैं, कभी सुना था? या फिर रोड पे हम सब ने वो जो स्किज़ोफ्रेनिया सर ने बताया है जिसमें डेल्यूजन हेलुसिनेशन होते हैं, तो रोड पे हम सब ने किसी ऐसे लोगों को देखा है जो शायद गर्मी में भी जैकेट पहनकर या कोट पहनकर घूम रहे हैं, ठीक है, उनके सेंसरी डिस्टॉर्शन होते हैं, पर हम उनको क्या बोलते थे? क्या है वो? ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है ना कि कब हम बोलते हैं पागल है या फिर उनको नॉर्मल न्यूरोटिक कंडीशंस है। ठीक है, न्यूरोटिक कंडीशंस में क्या आएंगे? हमारे एंजाइटी डिप्रेशन, जहाँ पे हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, बट क्या आपको लगता है कि जो लोग ऐसे रोड पर है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो घर पे भी है बट उनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, उनको क्या रियलिटी ओरिएंटेशन है कि उनको हुआ क्या है? नहीं। ठीक है, तो इससे हमें भी इंसाइट मिल रही है, मतलब आप सबको इंसाइट मिल रही है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। और सी ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम लोग कर रहे हैं, इससे आपका तो बेनिफिट है, साथ साथ ये जो कोविड के बाद से स्पेशली एंजाइटी, डिप्रेशन, बाकी सारी मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको हमें रोकना है। ठीक है, या फिर कंट्रोल करना है या प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप भी अवेयरनेस करोगे, आप भी आपके आसपास किसी को अगर आप ऐसे विटनेस कर रहे हो जिनको ये कंडीशंस है, तो आप उनको बोलोगे कि ठीक है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और ये चीज़ें दवा के साथ हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मेन जो मोटिव है वो ये है। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो कितने लोगों को स्ट्रेस होता है? अभी यह है सिर्फ एक को, बाकी किसी को स्ट्रेस नहीं है? स्ट्रेस नहीं होता? होता है? ठीक है, तो हम सब कहते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस मत लो। कहते हैं ना, हम सब कहते हैं अरे स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। पर क्या कभी ये सोचते हो कैसे नहीं लेना है, क्या करना है कि हम वो चीज़ें मैनेज कर लें? वो बताएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम करके अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और इधर से कोई तुम्हें बता रहा है? ठीक है, कुछ लोग स्ट्रेस में घर के काम बहुत सारे करने लगाते हैं, फिजिकल वर्कआउट, वॉक करने से भी स्ट्रेस कम होता है। हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ करके, जैसे ठीक है, दो तरह से हम इसको समझेंगे। एक तो डेली लाइफ के स्ट्रेस है, ठीक है, जो हम सबको है बट समहाउ हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिजिकल एक्टिविटी या तो हॉबीज में एंगेज होकर या तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तब हम समझेंगे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सर ने बोला ना, एंजाइटी ज़रूरी है और एंजाइटी हम सबके लिए ज़रूरी है। अगर वो एंजाइटी हुई ना तो शायद हमारी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी एक वो थिन लाइन है जिसको हम क्रॉस करेंगे और हम उन कंडीशंस में चले जाएंगे जो शायद मेंटल इलनेस में आती है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें होती है, सर ने आपको इतने सारे भी होती है कि जब वो स्ट्रेस्ड हैं तो वो ज़्यादा ही खाते हैं, तो हमारी नींद और स्लीप और एपेटाइट डिस्टर्ब होगी। दूसरा, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपकी जो रोज़ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप जितनी चीज़ें करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे होंगे। और जब ये लगातार एक लंबे टाइम के लिए, मिनिमम 1 मंथ के लिए अगर आप ये चीज़ें हो रही हैं, तो विच मीन्स कि हमको एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। इतना समझ आया? तो ये हमें खुद पे भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं तो हमें किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यही जो है, अब अगर हमको डिसऑर्डर है, मतलब अगर ये चीज़ें हमारे साथ लगातार हो रही हैं, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब है, हमारी स्लीप एपेटाइट डिस्टर्ब हो चुकी है, हम प्रॉपर हमें जो चीज़ें करनी चाहिए, जैसे अभी आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी है, करियर पर फोकस करना है, घर की भी चीज़ों को देखनी है, एट द सेम टाइम अपना सोशल रिलेशनशिप और इमोशनल चीज़ों को भी मेंटेन करना है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो सही है, बट अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो विच मीन्स की प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, जिसमें बेसिकली हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर थेरेपी होती है और इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं तो मुझे बताएगा। आई नो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो जिनको पता है
OCD के बारे में, डिल्यूजन हेलुसिनेशन के बारे में सुना है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है? नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि अभी सर ने बताया ना कि डिप्रेशन में हमारे आइडियाज होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ठीक है, अब मुझे इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे अब जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। तो ये एक दिन में तो बनेगा नहीं, मैंने रखा एक दिन। ऐसे भी होते हैं जिसमें इम्पल्स में आकर इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या कमिट कर लेता है, ठीक है। तो यही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमें ले जाते हैं, पर धीरे धीरे। तो इन्हीं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे हम वर्क करते हैं। यही एंजाइटी में भी होते हैं, यही डिप्रेशन में भी होते हैं, यही हमारे इंटरपर्सनल डिस्टर्ब रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें भी होते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम बेसिकली बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है? तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं। या तो सिचुएशन ऐसी होती है या तो हम खुद ही सोचते हैं। होता क्या है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग और हमारा बिहेवियर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे सोचो कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी और आपकी फीलिंग हैप्पी होनी चाहिए और आपका बिहेवियर भी हैप्पी होना चाहिए, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो तीनों सिंक में होना चाहिए, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे थॉट्स का। हम सब यही सुन के पड़े हुए हैं ना, पॉजिटिव सोचो, ये सुन के पड़े हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि जब शायद पॉजिटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचेंगे तो उससे शायद हम बाहर निकल पाएंगे। होता है ना, रेजिलियंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो बताएगा रेजिलियंस क्या होता है? एबिलिटी टू ओवरकम और बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्स सिचुएशन, ठीक है। तो अगर हम रेजिलिएंट हैं, मतलब कैसी भी डिफिकल्ट या एडवर्स सिचुएशन है जिसको हम फाइट करके उससे बाहर निकल पा रहे हैं, विच मीन्स हम रेजिलिएंट हैं, ठीक है। और रेजिलिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या फिर हमारी इमोशनल वेलबींग कैसी है, हमारी ओवरऑल मेंटल वेलबींग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप रेजिलिएंट हो तो आप स्ट्रेस को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर लोगे। अब अगर हम रेजिलिएंट नहीं है तो हम क्या करें? बताओ क्या कर सकते हैं? अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक? इसलिए जो काम करते हैं हमें इंटरेस्ट आता है, हमें पता है उसमें हम उसमें अपना दे सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं करते क्योंकि तो आप जिस काम के बच्चे वो करेंगे तो हमें मतलब उसमें जाहिर सी बात है हम उसमें एक्सेल करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें कोई कह कि सिचुएशन से बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके घर में किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत बीमार है, हम स्ट्रेस में, उससे बाउंस बैक कैसे करेंगे, उसके क्या तरीके? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आपको मैथ तो सबने पढ़ी होगी, अब शायद नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमें दी जाती है क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना वो भी सॉल्व करने के लिए ही आती हैं। अब उसमें क्या होता है? चॉइस, या तो करो या तो नहीं। हमारे पास हर सिचुएशन में चॉइस है। इवन अभी भी आप सबके पास चॉइस है कि आप सामने वाले को सुनो या ना सुनो। इवन आप बैठ कर भी आपके पास चॉइस है कि आप मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो इन एवरी सिचुएशन वी हैव चॉइस कि हमें सुनना है या नहीं, ठीक है। तो लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, ठीक है। बट ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, करते हैं या नहीं? कितने लोग इमीडिएटली सोल्यूशन पे जंप करते हैं या सोचते हैं कि ठीक है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इतनी सी ही टेंडेंसी बना लेना कि प्रॉब्लम ये है और इसको सॉल्व कैसे करना है, इमीडिएटली पहले प्रॉब्लम को या सिचुएशन को हम इंटरप्रेट करें कि अच्छा ओके, ये मान लीजिए मैम ने आपको एक टास्क दिया है, सपोज यही बोले कि कल 5 यूनिट आ रहे हैं। अब हमारी क्या हालत होगी? 5 यूनिट आ रही है, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे क्या होगा, ठीक है। अब बीइंग अ स्टूडेंट हमारा क्या उस वक्त हमारा क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना तो चाहिए। 5 यूनिट एक बार में पढ़ लो। हमारे ब्रेन की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना भाई, सब एक साथ पढ़ लोगे क्या? तो फिर हम क्या करते हैं?
बताती हैं कि बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ के आना? बताती है क्या? मुझे तो नहीं बताया गया अभी तक, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी टैक्टिक है, बता देती हूँ आप लोग को। हमारे ब्रेन में ना मैसेज यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सुबह बोलते हैं ना, सुबह पढ़ो याद रखेगा, क्यों? माइंड फ्रेश होता है। क्या होता है, इवन अगर आप मान लीजिए खाली ही बैठे हो एक गेट से इलाके में, शोर वाले इलाके में, और कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे सराउंडिंग से मैसेज यूनिट मिल रही है, भले वो शोर में या विजुअल्स में, किसी भी तरह से, ठीक है। तो उसमें हमारा ब्रेन तो थक रहा है ना, क्योंकि उसको मैसेजेस मिल रहे हैं, और वो मैसेज कुछ आप स्टोर करोगे, कुछ आपको ब्रेन फिल्टर करके उसको फिल्टर आउट कर देता है। कुछ ही इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है, रेलेवेंट होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सुबह उठकर कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, क्योंकि उस वक्त मैसेज यूनिट हाई नहीं होती है, हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्टिव होता है और हम थके नहीं होते हैं, ठीक है। एक क्रिटिकल फिल्टर होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, और वही फिल्टर डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम सबकॉन्शियस में ले जाएंगे, और वही इन्फॉर्मेशन हम रिकॉल कर पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सुबह से अभी तक एक मिनट की मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो दे दोगे? या कल की दे दो, ठीक है। मुश्किल होता है, हम सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर पाएंगे जो सिग्निफिकेंट होंगी, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, ठीक है। तो अगर सुबह सुबह इसीलिए बोलते हैं सुबह सुबह पढ़ो क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, तो इसमें एक छोटी सी टेक्निक ये होती है कि अगर आप डिफिकल्ट चीज़ें उस वक्त पढ़ोगे जिस वक्त आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, बहुत एक्टिव हो, तो वो आप जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। और जो ईजीएस्ट है, तो दो चीज़ें हैं, या तो ईजी हम पहले चूज कर लें और उसको पढ़ लें, ठीक है, तो उतना हमारा बर्डन कम होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होगा कि चलो इतना तो पढ़ लिया है, अब बचा हुआ फिर से मतलब बाद में पढ़ लेंगे। या फिर जो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पहले इसको पढ़ लें, ईजी तो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम उसको इधर उधर चलते हुए कुछ और करते हुए भी पढ़ लेंगे, तो वो हमें याद रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी टेक्निक है, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, होंगी या नहीं, ठीक है। तो अब वापस आते हैं रेजिलियंस पे। तो रेजिलियंस बेसिकली, क्योंकि मैंने बोला ना ह्यूमन टेंडेंसी है प्रॉब्लम के बारे में सोचना, बट हम इमीडिएटली सोल्यूशन नहीं सोचते। तो अगर हम इतनी सी आदत अपनी चेंज कर लें कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, तो मुझे लगता है कि हम अपना स्ट्रेस 50-60% तो मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो सर ने बहुत अच्छी बात बोली, बात करके देखो। अगर आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जिसको झूठे दौरे बोलते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी फीलिंग अंदर रखते हैं। एक बहुत नॉर्मल सा मैकेनिज्म होता है हमारा फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। या तो सिचुएशन है, या तो उसको फेस कर लो, या तो उससे भाग जाओ। डिसोसिएटिव तब होता है ना कि जब हम नई सिचुएशन फेस कर पा रहे हैं, ना उससे भाग पा रहे हैं, तो हम फ्रीज हो जा रहे हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका उतना नहीं होता है। बॉयज़ में यूजुअली आपने देखा होगा ना, बंक वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। टेस्ट हुआ तो वो नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, बट फीमेल्स ऐसा नहीं कर पाती हैं, होता है या नहीं? और नॉर्मल सी चीज़ है। या फिर वो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं, क्योंकि उनको उतना, फीमेल्स तो इमोशनल भी होती है ना, उनको ये भी देखना है कि मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, टेस्ट आ रहा है तो उसमें भी मुझे बेटर स्कोर करना चाहिए, वरना खुद पे ही कैसा फील होगा, प्लस फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगी, फिर घर वाले क्या सोचेंगे, फिर सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है। ऊपर से हम इमोशनल होते हैं या नहीं, एज कम्पेयर टू मेल। ये नहीं कह रही हूँ कि मेल इमोशनल नहीं होते हैं, बट एज कम्पेयर टू मेल हम थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। फिर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत कुछ करना होता है, फीमेल्स को मल्टीटास्किंग होती है, तो इतनी सारे स्ट्रेसर जब होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है किसको बोलें, किसको कहें, क्या करें। तो बेटर है कि अगर हम एक टेंडेंसी डेवलप कर लें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाली, दूसरी कि हम एटलीस्ट वेंट आउट कर दें कि ठीक है, जो भी सोच रहे हैं वो किसी से कह रहे हैं, कह नहीं सकते तो बहुत सारे लोग की आदत होती है डायरी की, तो डायरी को मेंटेन करते हैं, लिखते हैं कि अगर आप एटलीस्ट कह नहीं सकते तो आप लिख लो, ठीक है। फिर मैम जो बेसिक टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि वॉकिंग, ठीक है, या फिर मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, अगर ये हम डेली कर रहे हैं तो इससे हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज बताई डीप ब्रीदिंग, ठीक है। जब भी आप, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, वाइवा में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, तो इमीडिएटली अगर आप 2 मिनट के लिए
इनहेल करोगे थ्रू योर नोज, एक्सहेल करोगे थ्रू योर माउथ, सो यू विल सी द इम्पैक्ट कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस। प्लीज़ एक रूटीन अगर फिक्स कर लोगे तो होता क्या है कि हमारे पास अगर काम का प्रेशर ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो उस दिन ना ही हम घर वालों के साथ बैठेंगे, ना ही हम अपनी हॉबीज़ में खुद को इंगेज कर पाएंगे, ना ही अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, करते कि नहीं। तो थोड़ा ये वर्क लाइफ बैलेंस करना है, मतलब पढ़ाई का एक टाइम होना चाहिए, एट द सेम टाइम हमको बाकी चीज़ों को भी टाइम देना है। अगर हम वो नहीं देंगे तभी हम परेशान हो जाते हैं कि लाइफ मोनोटोनस हो गई है, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो अगर आप टाइम दे रहे हो खुद को आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, हॉबीज़ में इंगेज हो रहे हो, एट द सेम टाइम जो भी आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये अभी के लिए भी है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है। अब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, ठीक है। फिर थेरेपीज आती हैं, वो प्रॉपर हम तब करते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम थोड़ा मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं या फिर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी दिमाग में आते हैं। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, तो इस एज में हमें डिमेंशिया तो हो नहीं सकता, भूलने की बीमारी हो सकती है क्या? तो क्यों ऐसा होता है? अभी कोई ने कल मैंने बोला मल्टीटास्किंग होते हैं अभी होते हैं ना। तो मान लो सपोज करो चाबी हमारे हाथ में है, पर हम सोच रहे हैं हमें क्या करना है, हमने उसको रख दी और कहीं भी रख दी, ठीक है। अब हम उसको याद करें हमने कहाँ रखी, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं थे जिस वक्त हम वो चाबी रख रहे थे, ठीक है। तो अब हम उसको ढूंढ रहे हैं और फिर हमारी कंप्लेंट क्या है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अपने ही थॉट्स में प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि उस चीज़ को हम अटेंड नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंडफुल जब आप ये योगा एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, फिजिकल वर्कआउट ये सब करोगे तो आप थोड़े ज़्यादा एक्टिव होगे। और ये करके देखना, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। How to deal with negative emotions? Very good question. So ये negative emotions आते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त हम वो चीज़ें सोच रहे हैं, हमें ये भी सोचना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, क्या मैं इसको किसी और पर्सपेक्टिव से देख सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैथ्स में अगेन मैं उसी पे आती हूँ कि मैथ्स में हमको 5 + 4 करना है, तो या तो पहले 5 + 4 करो या 4 + 5 करो, आएगा उतना ही, ठीक है। तो चीज़ों को देखने का अलग अलग अगर हम नज़रिया देखें, ठीक है। मान लीजिए मैम ने आपको डांट दिया, इमीडिएटली थॉट क्या आएगा, मैम की फेवरेट स्टूडेंट तो कोई और है, इसीलिए मुझे डांटा है, उसको तो नहीं डांटा। पर क्या हम उस वक्त ये सोचते हैं कि मैम की डांट में हमारी भलाई है? नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन को आप कितनी तरह से देख रहे हो। तो जब आप सामने वाले को मान लीजिए कि किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ये अगर प्रॉब्लम है कि अब नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि सामने वाले ने ये क्यों किया होगा। तो मैंने बोला ना कि हम इमोशनली थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम ये हमारा ब्रेन एक तरह से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये हैबिट डेवलप करें, और हैबिट डेवलप करने में मिनिमम 40 डेज लगते हैं, बट अगर आप रेगुलरली कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करो तो जिसको हम बोलते हैं ना आदत में, वो तब आता है जब आप मिनिमम 40 डेज करो। तो अगर आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। भाई यार सिचुएशन आप कोई हो गए एग्जाम का ले लो ना, एग्जाम में आपका है कि ठीक है अगर पढ़े नहीं तो फेल हो जाएंगे। लेकिन माइंड में ये भी तो आता है नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, या
यहाँ पे कोई मतलब जो कम पढ़ने वाला है हमारे जैसा उन्हें ये रहता है आज तो पढ़ लो। आपकी जो सिचुएशन है पहले आप सिचुएशन बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ आप इसका इसमें एक रोल होता है, पहले कोई भी सिचुएशन है उसमें हम ये देखते हैं कि थिंग्स अंडर माय कंट्रोल एंड थिंग्स आउटसाइड माय कंट्रोल, ठीक है। अब मैम का बिहेवियर आपके कंट्रोल में है नहीं है, ठीक है। आपका बिहेवियर मैम के कंट्रोल में है नहीं है। वो डांट के कंट्रोल करवाती है नहीं। अगर होता तो तुम सब टॉपर होते, ठीक है। मैम कंट्रोल करती कि ऐसे ही करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हम उसी चीज़ों से उन्हीं रिसोर्सेज से हम कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता है कि लाइफ की सारी चीज़ें हम बिल्कुल सॉर्ट कर लें, बट हमको एक बीच का मैनेजमेंट ढूंढना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं कह रही हूँ आप सिचुएशन दोगे तो मैं बेटर बता पाऊँगी। इसमें क्या फैक्टर्स है जो आपको स्टॉप करें वो ना करने में, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। कोई काम कर रहे हो आप तो आप उस चीज को आपको पता है कि आपको आज ये टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है, बट आप किसी और चीज पे जंप कर जाओ, फिर जब वो कंप्लीट करते हैं तो मैंने ये तो बात कर रही हूँ। सो विच मींस कि इंफॉर्मेशन मैंने बोला ना प्रीऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप इतने प्रीऑक्यूपाइड हो तो आप कैसे एक्टिवली उस चीज़ को अटेंड कर पाओगे। तो ये कंट्रोल पे है, ठीक है, कि हम कैसे हर चीज़ को जैसे अपने हिसाब से चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। अगर जैसे मुझे सेशन लेना है, आप टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। नहीं मैं उसको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही है ना कि मैं काम कर रही हूँ किसी की आदत है दूसरे में जब कर रही हूँ फिर पिछला वो छूटा हुआ है तो आपने टाइम मैनेज नहीं किया कि आपको कैसे 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 क्या बेटा करना है। एक मेरे हिसाब से सारी चीज़ों एक चीज होती है इंसाइट का क्या मतलब होता है कहते हैं इसके अंदर इंसाइट नहीं है। इंसाइट का क्या मतलब उसे इंसाइट का मतलब हमारी जो भाषा में होता है हमने सब रीजन हर हो नहीं है, मतलब हमें अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं। जो आप कह रहे हैं आपको पता है करना है लेकिन हम दूसरी जगह इंगेज हो जाते हैं, इसे इंटेलेक्चुअल इंसाइट कहते हैं। ये सबके साथ होता है उसी को कंसंट्रेशन करते ना। हम पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, और पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भटक जाता है। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे कंट्रोल में, क्योंकि ये हमारा अपना बिहेवियर है कि हम उसको कितना टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे नाम बोला ना टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आप भी अगर मेरे दिन के 4 काम है तो मुझे उन 4 को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उसको कितना एक्टिवली कर रही हूँ उसको भी देखना पड़ेगा ना, कि मुझे अगर आज सेशन लेना है और मैं किसी और चीज़ में बिजी हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए ध्यान नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ ना बाकी चीज़ों में। तो ये फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग होते हैं ना, हमको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपना वर्क, कि आपको किस चीज़ को पहले टारगेट करना है। और जब आप उस चीज़ को टारगेट करोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। और इसमें बाकी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। सपोज अगर आप एक हेल्दी माइंड सेट में नहीं हो, परेशान हो, एंग्शियस हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसी को कंट्रोल करना है ना। अभी मैं आपसे बोल दूँ आप एंजाइटी में हो और पढ़ाई कर लो, नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपको एंजाइटी अपनी नॉर्मलाइज करनी है ना, उसके बाद ही आप पढ़ पाओगे, तभी अटेंशन आ रहा होगा, सस्टेन होगा, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अभी भी सेटिस्फैक्शन दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज है। सी हमें अपना काम, हमें हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है। द मोमेंट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर बिहेवियर, वहाँ पर ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि हम अपनी ही चीज़ों को डाउट करेंगे ना कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ चेक कि कितने स्मार्ट गोल्स आपने बनाए हैं। अगर आपका अभी आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं और आपका टारगेट नहीं मुझे 99 लेकर आना है, सो प्लीज़ चेक कि वो कितना रियलिस्टिक है आपके लिए। सो इसीलिए रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। और किसी भी बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए हम एक बार में नहीं, स्मॉल टास्क में उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो आई थिंक अभी पूरी क्लैरिटी आई होगी। सो टाइम मैनेजमेंट तो हम खुद ही करेंगे ना। तो हमें पता है हर इंसान की स्पीड अलग है, ठीक है।
क्या पता एक टॉपिक कोई और 1 घंटे में पढ़ा रहे, वही इंसान दूसरा इंसान 2 घंटे में पढ़ाए, ठीक है। तो आपको पहले ये भी चेक करना है ना कि आप उस चीज़ को कितनी देर में कर पा रहे हो। अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उसको कम टाइम दे रहे हो कि नहीं 1 घंटे का काम हम 10 मिनट में करेंगे। तो प्लीज़ उस पर देखो कि क्या क्या आप सुपर टैलेंट अपना उस पर यूटिलाइज करोगे कि आप उसको 10 मिनट में कर लो, बट यू नो योर एबिलिटी कि आप कितने टाइम में उसको कर पाओगे। सो आई थिंक दिस विल हेल्प। और मैम हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग क्या आती है हमारे दिमाग में बैठ है इमोशन। हम कब इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं या फिर सेंसिटिव, तो हम है ही, बट कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इमोशंस में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, when you over expect और when you go out of the way for someone else, ठीक है। कि हम किसी ने मुझसे बोल दिया कि ये कर दो, मुझे पता है वो चीज़ मेरे पास नहीं, बट somehow we will arrange, ठीक है, कि हमको नहीं उसके लिए करना ही है, ठीक है। तो क्या है, हम बाउंड्री मेंटेन नहीं करते। तो जब हम बाउंड्री मेंटेन नहीं करते तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करिए, अपने इमोशंस को खुद आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कि आप किस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो हम सब करते हैं, कुछ भी सिचुएशन होती है उसको तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। आपकी मैम यूजुअली क्या कहती है, टेक योर टाइम, 2 मिनट लो, आराम से सोच कर बताओ। हमारी आदत क्या होती है, पूछा नहीं तुरंत जवाब भर दे रहे। मम्मियाँ भी बहुत इस चीज़ पर डांटती हैं, ठीक है, कि पलट के तुरंत मत जवाब दे दिया करो, सोचो हो क्या रहा है, ठीक है। सो कभी भी कोई भी सिचुएशन है, पहले आप सिचुएशन समझो, एनालाइज करो, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स दो, रिएक्ट मत करो। तो जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके अंदर एक वो एबिलिटी आएगी कि आप बहुत एक स्मूथ वे में उस पर रिस्पॉन्स दे पाओगे। मैम पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे आज मैम ने डांट दिया या मेरी फ्रेंड में लड़ाई होगी, तो मेरा ये मुझे हद से ज़्यादा बुरा लग जाता है। मैं सोचती रहूँगी 2-3 दिन तो इतना रहेगा कि और कोई चीज़ पर फोकस ही नहीं हो पाता है, उसके बाद कहीं जाके नॉर्मल। तो उसमें भी तो हमारी ओवर थिंकिंग ही चल रही है ना। हाँ वही प्रॉब्लम। तो ओवर थिंकिंग को अभी मैंने बताया कैसे कंट्रोल करेंगे। मैम मैं हर टाइम बिजी रहती हूँ, लेकिन जैसे ही बिजी नहीं रहना है, देखिए सब हर चीज़ को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। आप एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे, मैं करूँ इग्नोर करो, क्यों भाई, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको वो एड्रेस करना है वो इशू, सो डैट आप उसको आगे चल के मैनेज कर पाओ। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इसको फिर प्रॉपर इसको फोकस करना पड़ेगा। हमें इरैशनल चीज़ों को इग्नोर करना है, बिजी रहकर इग्नोर करके अवॉइड करके, हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इरैशनल सर ने बोला ना, इरैशनल थॉट्स है रैशनल बिहेवियर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बट हमारे फ्रेंड्स हमारे टीचर तो ज़रूरी है ना। तो उस सिचुएशन को आपको इंटरप्रेट करना है कि मैं कहाँ पे गलत थी, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेट्स डिस्कस, कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं, डिस्कस करते फिर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो होगी ना, हर चीज़ हर वक्त अच्छी नहीं रहेगी। आपको लगता है कि कभी हमने अपनी गलती मानी है? कभी भी कन्वर्सेशन में कोई गलती मानता है? चलो ऐसे मानो। सर उसकी गलती। अरे तुमने मानी, तुम्हारी कभी नहीं होती, तुम्हारी आज तक नहीं हुई, मतलब 22-18 साल हो गए, कभी गलती नहीं पैदा होती। नहीं सर होती है। हाँ तो तुम भी तो कह रहे हो उसी की होती है हमेशा। बात होती है हर आदमी अलग अलग व्यक्तित्व से बना हुआ है। कुछ होते हैं कि इमोशनल पर्सनालिटी होती है, कुछ एग्रेसिव होता है, ये बहुत मजाकिया है, ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत इमोशनल है। एक तो ये चीज़ होती है, सब 18 साल से ऊपर है तो सबकी अपनी अपनी सर पर्सनालिटी। मैं ऑल इन वन हूँ। ऐसा नहीं है, तुम कभी आना, हम बताएंगे कौन अभी सी आपकी है। पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। अगर तुम ही सब बता दो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, पर्सनालिटी अभी तुम्हारी बन चुकी है, हम बता देंगे क्या है। 18 ईयर्स में हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, ठीक है। ठीक है, 18 साल के बाद पर्सनालिटी बन जाती है और इसको कोपिंग कहते हैं। हम कैसे भी किसी फैक्टर से, कोई भी स्ट्रगल फैक्टर से हमारा इंटरनल मन कैसे जीतेगा या कैसे उसे डिफेंस करेगा। मान लीजिए कोई ट्रॉमा आया, कोई चोट लगी, तो आप कैसे उससे बचोगे? अपने थॉट से ही सोचोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो चीज़, पहले तो हम लोग तो एक तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन से बता देते हैं। आप अपने दोस्त है, घर है, परिवार है, सबको 0 से 10 नंबर दे, ठीक है। मान लो दादी को 8 नंबर दे दिया, भाई या बहन है उसको 2 नंबर दे दिया,
मम्मी को 10 नंबर दे दिया, जिसकी बात आपको जितनी बुरी लगती है उतना ही फर्क पड़ता है। सबको जनरलाइज में भाई आपको भी तो बताया, आपने उसको 2 नंबर दे रखे हैं, तो उसकी 8 बातों को फर्क नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर दिए मतलब वो इंसान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं दे रहे हो। अगर सर जो एग्जाम्पल ले रहे हो वो बता रहे हो। मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं जानता हूँ, जिसने- भाई हम भी गलत होते हैं, ठीक है, और हमारा बिहेवियर जैसा भी है वो सामने वाला ही बेटर समझ पाता है। तो अगर हम इतने ओपन है ना अपने लिए कि हाँ अगर कुछ गलत करें, इतने एक्सेप्टेबल है कि अगर हमने कुछ गलत किया हम उसको सुन के फर्दर एनालाइज करें और उसको चेंज करें, तभी हम चीज़ें बदल सकते हैं अपनी भी और सिचुएशन भी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर वक्त हम सही हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो वही देखना है, वही समझना है और उस पर डिस्कशन करना है। हर वक्त ये कह देना नहीं तुम सही हो मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ तुम गलत हो, ये सोल्यूशन नहीं होता है। और किसी को कुछ पूछना है? एक अच्छा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन से बात क्या निकल कर के आ रही है कि जीवन हमारा कोई बहुत सीधी सादी एक लकीर नहीं है कि आपने स्केल से एक लाइन खींची और सीधे चलने लगे। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आएंगे, हम उसको कैसे लेते हैं ये हमें देखना होगा। सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। ये कई बार हम आपको उदाहरण दे चुके हैं ना कि आधा गिलास में पानी भरा है तो निराशावादी जो है वो हमेशा क्या कहेगा, आधा खाली हो चुका, और जो आशावादी है वो हमेशा क्या कहेगा, आधा भरा है, बहुत गुंजाइश है, आधे से हम बहुत प्यास अपनी बुझा सकते हैं। तो आपको यही देखना है। फिर इन्होंने जो बहुत अच्छी बातें बताई कि प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमको प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा हम फोकस करने लगते हैं, जिससे दिक्कत बढ़ती है। तो हमें सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो अब आ ही गई, अब उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो वही तरीका होता है, एक तो होता है भाग जाओ, तो भागना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं। हम भाग के जाएंगे कहाँ, इधर से भागेंगे दूसरी प्रॉब्लम में जाके फंस जाएंगे। तो सॉल्यूशन ढूंढने की ओर हमें जाना चाहिए। और सॉल्यूशन ढूंढने में भी जो इस बच्चे की प्रॉब्लम थी और उसकी भी जो आप लोग बात कर रहे हो ना कि हमें पहली बार मैम ने जो सही बात बताई कि रियलिस्टिक गोल की ओर चलना चाहिए। हमें अपनी कैपेसिटी अपने से ज़्यादा कोई और नहीं बता सकता। हमको मालूम है कि हमारे में क्या लियाकत है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता। हर एक की अपनी एक हो सकता है। आप खिलाड़ी नहीं बन सकते लेकिन आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन एक डॉक्टर बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन और तनाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमें क्या काबिलियत है, हम उस दिशा में काम करें। रियलिस्टिक गोल बनाएंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम होगा। फिर जो ये वाली बात भी हुई कि कोई प्रॉब्लम आई है तो स्मॉल, तो छोटे छोटे उसमें उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा सरल से कठिन की ओर भी जाने की कोशिश करनी चाहिए। और मॉर्निंग में उठने की आदत अगर डालोगे, जो बहुत देर देर तक ये छोटा सा जो हम लोग को गैजेट मिल गया इलेक्ट्रॉनिक, इसने हम लोग की रातों की नींद काफ़ी हद तक खराब कर दी है। आमतौर पे हम लोग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सबके लिए, उसमें हम सब शामिल हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। कितने घंटे की नींद जरूरी है? जोर से बोलो। कितनी ले पाते हो? मालूम है ना, आपको भी मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो ऐसा यंत्र है जो सर ने बताया भी था कि इससे क्या लगातार हम एडिक्ट होते चले जाते हैं। उसके आवर्स इंटरनेट के बढ़ते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप उस पर, हम लोग में से बहुतों को तो ऑफिशियल काम भी करना पड़ जाता है, इसलिए हम उसमें बिजी हैं। बाकी तो इंटरनेट पे इतना कुछ आने लगता है कि एक चीज़ देखी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, वो तो नॉन एंडिंग है। तो थोड़ा सा उधर से आपको रियलिस्टिक लाइफ की ओर आना पड़ेगा कि ये सब स्वप्न की दुनिया है, उससे जो इल्यूजन, हेलुसिनेशन, सब डिल्यूजन, सब पे बात हो गई। तो इन सब से हटने के लिए थोड़ा सा रियलिटी की ओर जाना पड़ेगा। और इनकी बात जो इन्होंने कही उससे अपनी समरी को ख़त्म करेंगे कि सर ने अच्छी बात की, अपनी गलती को भी स्वीकारना सीखिए। हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। दूसरे पे ये क्या कहा जाता है, जब दूसरे पे एक उंगली उठाओ तो क्या होता है, कितनी उंगलियां आपकी ओर आ रही हैं? आ रही है ना। तो फिर दूसरे पे उठाने से बेहतर है हमें देखना है, होती सबकी गलती होती है, सभी गलत, ऐसा नहीं कोई परफेक्ट नहीं होता, हर एक से गलती हो सकती है। एक ह्यूमन बीइंग है, हमेशा अच्छा ही करेंगे ऐसा संभव नहीं है, बड़ों से छोटों से सबसे होती है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उससे कुछ बेहतर करना सीखिए और अगली बार उस गलती को ना दोहराएं। और सर ने एक बात और भी कही कि टीचर्स भी अगर आपको डांटते हैं, उसमें सब हंस भी लिए थे,
कि टीचर्स भी अगर आपको डांट कर कुछ कहते हैं और या फिर ये कहते हैं कि आप नंबर दीजिए सबको और उसमें जिसको 2 नंबर दिए हैं उसकी 8 बातों को आप इग्नोर करिए, तो आज जा करके आप कहीं अपने जिनको नंबर सही सही देने हैं उनको भी गलत देना मत शुरू कर दीजिएगा कि इनकी तो बस आज के बाद तो क्लासरूम में जाना है तो बस 2 ही नंबर देने हैं, टीचर को 8 बातें तो इनकी इग्नोर करनी है। तो आपको पहले प्रायोरिटी ये भी सेट करनी है बेटा कि आपकी लाइफ में किस किस चीज की इंपॉर्टेंस है जिससे आपकी पूरी लाइफ अफेक्टेड हो सकती है। इसको मजाक में लेके यहाँ से मत चले जाइएगा कि आपने नंबर दे दिए, कि आज तुमने 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, बात खत्म, इनकी बात हमें आगे नहीं सुननी, तो उससे आपकी पूरी जिंदगी पर फर्क पड़ सकता है। और अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने उद्बोधन के लिए। आज हमारे बीच मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए अभय सिंह जी मनोचिकित्सक और गरिमा सिंह जी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने समस्याएं क्या हैं और समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। जैसे कि हम किसी ज्योतिष को भी दिखाते हैं तो एक जनरलाइज आप यूट्यूब पे आप सुनते होंगे कि इस राशि का ये, उस राशि का वो, पर जब आपकी कुंडली या आपके ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं तो उसके अनुसार ही आपकी विशेषताएं, आपकी समस्याएं, उसके समाधान, उसमें भी समाधान बताए जाते हैं, तो वो देखे जाते हैं। तो ऐसी एक आज जनरल डिस्कशन हुआ, पर अगर आपको किसी इसमें से साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो आप उनसे जब अपनी बात रखेंगे तो उस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। एक हुई जनरल काउंसलिंग, एक 1-to-1 काउंसलिंग। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे, जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं के पास समस्याएं औरों को भी होंगी, पर हर व्यक्ति भीड़ में बोलना नहीं चाहता अपनी बातें। तो उसके लिए ये हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य पर हम बात करने के लिए आज छुट्टी का समय चल रहा है, फिर भी आप सबको बुलाया गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि आगे भी उनको कंटिन्यू करना है। आप सेकेंड ईयर में जाओगे और थर्ड ईयर में जाओगे। जो पास आउट हैं वो नॉर्मली नहीं आए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कॉलेज को अभी भी याद रखा है रिजल्ट आने के बाद भी, और ऐसे ही जुड़े रहें अपने कॉलेज से। इस पूरे प्रोग्राम को सीएमओ ऑफिस से जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, रवि द्विवेदी जी, और हफ्ते भर से वो मुझसे और मनमीत मैडम से बात कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा लगा कि एनसीसी एनएसएस के द्वारा ये कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम जो हुआ समर वेकेशन में, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है हमारा, ऐसे में भी हमारी छात्राएं आई, हमारे कुछ शिक्षक जो एनसीसी से मनमीत मैडम हैं और एनएसएस के जो पीओज हैं हमारे बीच आए, श्वेता उपाध्याय, मनीषा बरौनिया, सुखनी गांधी और डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह। आप सभी ने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, और आज के अभी सेशन शुरू हो रहा है, और ठीक है आपको मे भी टारगेट मिला उस सीएमओ ऑफिस से कि इस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पर मुझे ये बहुत औचित्यपूर्ण भी लगता है कि जब हम सेशन की शुरुआत कर रहे हों तभी आपको ट्रिक्स टैक्टिक्स पता होनी चाहिए कि हमको अपने पूरे सेशन को कैसे डील करना है। आपका मन है, मन कहते हैं हम चंचल है, तो वो भटकता है, तो जब वो भटकता है तो उसके साथ जब आपका दिमाग भटकने लगता है तो हम कहते हैं कि वो हम सिचुएशंस को प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे हैं, और तब जाके वो एक समस्या को जन्म देता है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होती है। जैसे कि कोटा को बताया, कोटा सिटी है जहाँ पर लोग नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी करने ही जाते हैं बच्चे, और माँ बाप वहाँ रोज आए दिन देखिए सुसाइड के केसेस आ रहे, फिर भी माँ बाप वहाँ पर भेज रहे थे क्योंकि उन्होंने एक हाई टारगेट सेट कर रखे हैं अपने दृष्टिकोण से, और उस बच्चे के लिए भी हाई टारगेट्स जो हैं तय कर रखे हैं। उसमें से कई बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनकी हो सकता है उसमें रुचि हो, और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और फिर उनके पास वो लगता है कि आई एम फेलियर, हाउ कैन आई फेस माई पेरेंट्स, सोसाइटी की गए तो थे बड़ी तैयारी करने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, अधिकारी बनने, और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो वो जो मानसिक मेंटल प्रेशर होता है उसमें वो
बच्चा वहाँ पर अपने परिवार से दूर अकेले रह रहा होगा। इस वजह से इस तरीके के केसेस होते हैं। स्ट्रेस सभी को होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस थोड़ा बहुत नहीं लेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज 6 तारीख थी, समर वेकेशन था, एक वर्कशॉप होनी थी। अगर हमने हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं लिया होता तो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, टीचर आएंगे नहीं आएंगे, इसका ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। तो हल्का फुल्का स्ट्रेस जो है वो आपकी बीमारी नहीं होती। जैसे सर ने कहा कि हम कभी कभी सुबह उठते कहते हैं आज मेरे बहुत डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन नहीं होता। यू आर फीलिंग लो, समटाइम्स यू फील लो, sometimes you feel highly elevated. That depends on the situation also, and that depends on the hormones also. जैसा कि सर ने 2 हार्मोन्स के बारे में बताया कि उन हार्मोन्स से भी इफेक्ट पड़ता है। खासतौर पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं के केस में तो हार्मोनल चेंजेस उनके अलग अलग एज पे आते हैं। जैसे मेनोपॉजल एज पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि तब वो लाइफ का अपने इतना लंबा स्पैन बिता चुकी होती हैं, करीब 45 के अबव, 45 to 50 के अबव मेनोपॉज की सिचुएशन आती है। वो अभी आपको नहीं फील करने आ रहे, पर वो एक चीज़ जो उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रही होती है, जिससे वो माँ बनी होती हैं और वो फिर चेंज हो रही होती है, तो एक मानसिक भी चीज उनको एक कहते हैं विड्रॉल होता है, पर साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। कभी बहुत हार्मोन शूट कर रहे होते हैं, कभी एकदम से लो हो रहे होते हैं, और उस समय महिला जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। आपसे बात करने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एज ग्रुप है आपकी, तो इसमें आपकी मान लो 45 के अबव हो सकती हैं या 40s के अबव, अब तो अर्ली में आने लगते हैं, प्री मेनोपॉजल सिस्टम और 40s के बाद आने लगते हैं। तो परिवार में आपको अपनी माँ का ख्याल रखना होगा जो 45 या 40 के अबव है। आपको समझना होगा कि आपकी माँ क्यों आज चिड़चिड़ा रही है। आप कह रहे हो कि जैसे मैम ने भी बताया आपको कि महिलाएं इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट अगर मिलता है तो वो उसमें पल्लवित पोषित होती हैं, खुश रहती हैं, ऐसी बात नहीं। तो आपको भी समझना होगा। आपको क्या है, आप जिस एज ग्रुप में हो, आपको लगता है कि हमारे दोस्त ही सब कुछ हैं, हमारा दोस्त जहाँ जा रहा है वहीं हमें एडमिशन लेना, हमारा दोस्त जो कर रहा है हमें वही करना, हमारे दोस्त ही हमारे सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं, और जो पेरेंट्स हमें रोक रहे होते हैं वही धीरे धीरे एकदम शत्रु नहीं तो हमें उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स हम डेवलप करने लग जाते हैं। और आज की जनरेशन वो इतना एक्सपोज्ड है इंटरनेट मीडिया से लेकर बाहर की सोसाइटी में कि जो है उनको वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर नहीं पा रहे, और उसका दोष जो अगर उनके ऊपर कोई जो रोक टोक लगा रहा है, चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, तो उनको अपने सबसे बड़े ऑब्स्टिकल या शत्रु नहीं तो ऑब्स्टिकल तो उनको नज़र ही आते हैं। तो इन सारी सिचुएशन से डील हमको खुद करना होता है। हम अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज़ को जानें, उन्होंने कैसे कोप अप किया है, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब आप आत्म अनुशासित होते हैं, कोई जैसे मैम ने आपको कहा कि उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चुप रहो तो चुप रहो, बोलो तो बोलो, ये आत्म अनुशासन नहीं है। ये तो आप दबाव में, भय में अनुशासित होने की हो रहे हैं। पर अगर आप आत्म अनुशासित हैं, उसके लिए एक तरीके से संबल के रूप में आप ईश्वर को ध्यान कर लीजिए कि मैं कहीं भी होंगी, मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ईश्वर मुझे देख रहा है। मुझे किसी अपने टीचर, अपने माता पिता, अपने कलीग, अपने पीयर ग्रुप, किसी को मैं जवाबदेह नहीं हूँ। अगर हम यही मान लें तो अपने ईश्वर को जवाबदेह हैं। तो अगर हम ये देखते हो कि somebody is watching us, तो हम अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे। बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम है, अब हमने साल भर पढ़ा ही नहीं, मैम पढ़ा रही तो हम क्लास में कुछ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जब एग्जाम आए तो एकदम से हड़बड़ा के कि कल एग्जाम देना है, तो कुछ घंटे में एग्जाम की तैयारी नहीं हो जाती। और जब आप कुछ घंटे में एग्जाम की तैयारी करोगे
और या तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं कुछ घंटे में तैयार नहीं कर पाऊंगी और मेरे नंबर कम आएंगे। अब आप चाहोगे मेरे नंबर भी अच्छे आ जाएं और मैंने साल भर पढ़ा भी नहीं, तो ये ओवर स्ट्रेस्ड आप हो जाओगे। आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होते परफॉर्मर्स, वो बड़े मस्त मौला टाइप के होते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता उनका रिजल्ट आया कि बिलो एवरेज आया कि एवरेज आया। और जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस डील कर रहे होते हैं और वो साल भर अपनी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैं आपने कहा, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ चल रहे होते हैं। और आपको, जैसे एक स्टूडेंट यहाँ से थी, उन्होंने कहा कि उनको कर कुछ रही होती, उनको पता है उन्हें वो करना पर वो नहीं कर रहे। यही तो आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज को तय नहीं कर रखा। तो पहली बात तो डिसिप्लिन्ड रहें, अपनी प्रायोरिटीज को तय करें। स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या ज़रूरी है, क्या आपका गोल होना चाहिए, यही 20, 25, 30 साल की जो उम्र तक की मेहनत है, ये आगे आपके पूरे जीवन को संवारेगी या बिगाड़ देगी। ये ऐसा समय होता है, मैंने बताया, इसे अपने फ्रेंड से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो या तो आप गलत संगत में पड़ जाओगे या तो अच्छी संगत से आपका जीवन बन जाएगा, या तो आपके अंदर कुछ नशे की आदतें भी इसी उम्र में आती हैं। तो कुछ नशे की आदतें आ सकती हैं जो कि आपके जीवन को पूरा तहस नहस कर दे सकती हैं, और तब वो और स्ट्रेस का कारण बनती हैं। और कभी कभी सिचुएशंस भी आपको डिप्रेशन में ले जाने का कार्य करती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, पर जब आप थोड़ा अपना जो रिलीजन है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हो, स्पिरिचुअल जो रिट्रीट्स उनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हो, तो वो उससे थोड़ा सा आपको निकलने में मदद मिलती है। अगर उससे नहीं निकल पा रहे हो तब आप हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सारोदार अमुदार आप ही पे है कि आपको अपनी सिचुएशन से निकल नहीं आना है। जो आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो वो आपके बस में है और आप ले आएंगे। अगर हार्मोनल चेंजेस है या बहुत ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं जिनसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है या बहुत एग्रेसिव माहौल क्रिएट हो रहा है, तो आप खुद निकलने की कोशिश करिए। नहीं निकल पा रहे हैं, आप किसी गुरु का सहारा लीजिए। वैसे भी नहीं निकल पा रहे, आप अपने पेरेंट्स को बताइए। और नहीं निकल पा रहे हैं तो आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट का सहारा भी ले सकते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत समय से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। भारत में वो कम थी, खासतौर पे बच्चों में तो नहीं थी, पर वो अब भारत में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही। तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मेंटल हेल्थ पे बात करना पड़ेगा। और मेडिकल डॉक्टर, जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, उनको साइकाट्रिस्ट जिन्हें कहते हैं, उनको कंसल्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमने डेवलपमेंट मॉडल हमने अडॉप्ट कर लिया है कॉम्पिटिटिवनेस का, प्रतियोगिता का, वो हमने अडॉप्ट करा है वेस्टर्न कल्चर का, कि हम अति प्रतियोगिता वाली हो गए हैं। अगर किसी के पास कुछ है तो वो हमें तुरंत चाहिए, ओवर कंजम्पटिव हो चुके हैं कि हम अति उपभोग करने की ओर प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जा रही। तो इस वजह से मेंटल पीस हमारी डिस्टर्ब हो रही है। हम कभी जो हमारे पास है हम उसमें थोड़ा संतुष्ट होके जो शांत नहीं हो पा रहे, तृप्त नहीं हो पा रहे, अब वो अतृप्त बनी रहती। वैसे तो ह्यूमन बिहेवियर है कि हमारे पास जो होता है हमेशा हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। पर पहले के लोग इतने असंतुष्ट नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रतियोगिता का भाव नहीं होता था। पर आज के समय में वो असंतोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन है, इकोनॉमिक मॉडल्स बदल चुके हैं, सोशल मॉडल्स बदल चुके हैं, सोसाइटी बदल चुकी है, परिवार बदल चुके हैं। पहले आपके सिर्फ जो पिता होते थे, पुरुष जो है वो काम पे जाते थे और महिलाएं घर में रहती थी, वो पूरा घर संभालती थी। बच्चे से पूछने का भी टाइम होता था, बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और वो एक जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो उसके कुशन का काम करती थी। पर आज की डेट में बच्चा एक्सपोज है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इंटरनेट, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उस प्रॉब्लम्स से निकालने का काम टीचर्स का भी है, पेरेंट्स का भी है। आप अपने जो दोस्त हैं उनसे भी बात करिए। जैसे अभी सर ने कहा कि अगर कोई बार बार आत्महत्या की बात कर रहा है तो वो कभी कर भी सकता है,
उसको खाली इग्नोर ना मारिए कि वो खाली वो धमकी दे रहा है। तो उस बात को जानने की कोशिश करिए, अपने उसके या तो पेरेंट्स से डिस्कस करिए या अपनी टीचर से डिस्कस करिए और उस सिचुएशन से वो बच्चा निकल आता है। और नहीं होता है तो ये जो हार्मोनल चेंजेस बता रहे हैं, कोई हार्मोन्स जो है जो खुशी का हार्मोन है वो कम है और डिप्रेशन का ज़्यादा है, तो इसकी दवाएं भी आती हैं। तो थोड़ा हमें, मान लीजिए किसी कोई डेथ सिचुएशन, आपके प्रिय कोई है, उसकी डेथ हो गई, तो आप कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो लगातार, पर अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट में जाके आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल सकते हो। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात करें, और इसी वजह से आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए। एनसीसी एनएसएस के बच्चे ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं कि वो अपने प्रति भी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, और समाज के प्रति भी, समाज को जागरूक करना, अपने व्यक्तित्व विकास के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना, ये उनका कर्तव्य है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, सब मौसी, इन सब के बीच आप पलते थे, तो आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट रहता था। आज के समय में वो इमोशनल सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए 4 लोगों का परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज शहरों में जो रह रही हैं, तो वहाँ पर भी अगर मदर फादर दोनों वर्किंग हो तो वो इमोशनल सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है। पर सबसे अच्छा यही कि जो जब टाइम मिले एक साथ बैठें और अपनी बातों को डिस्कस करें, और फ्रेंड्स में और अपनी ये जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, उसी में ना रहें, उसी से सारे अपनी समस्याओं का समाधान ना खोजें, और अपने दायरे को बहुत ज़्यादा विस्तृत इस उम्र में ना करें। जैसे बच्चे हैं तो आप वो जैसे पबजी गेम खेलने वाले हैं बच्चे, वो पता नहीं इंटरनेशनली कनेक्ट हो जा रहे हैं, अब वो वहाँ पे कहाँ फंस जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, उस चीज़ को वो डील नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी और इतना उसमें एडिक्ट हो जाते हैं कि वो गुस्से में किसी को सर फोड़ दें, तो अपने को ही नुकसान पहुँचा दें। होते हैं गेम्स में एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तरफ ध्यान न दीजिए। और उसका मेन तरीका ये है कि आत्म अनुशासित रहिए, और अनुशासन जितना आपकी ज़िंदगी में रहेगा उतना ही आप स्ट्रेस से भी दूर रहोगे। और जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, योग है, कई प्रकार की योग मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, जो कि आपको इन स्ट्रेसेस से डील करने में हेल्प करता है। तो फिर से मैं सीएमओ ऑफिस से आई हुई पूरी टीम को, हमारे जो 2 डॉक्टर्स हैं विशेषज्ञ, उनकी एनसीसी की जो एएनओ मैडम हैं मनमीत जी, जो एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं चारों, आप सभी को और सभी बच्चे जो आज आए, सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मैं आप सभी ने इस पर बात की, और ये एक चर्चात्मक सत्र रहा। किसी भी कोई भी सत्र एक तरफा नहीं होना चाहिए, उधर से भी प्रश्न आए तो जो समाधान किए जा सकते थे उन्हें कोशिश की गई इतने कम समय में। पर अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो कभी 1-to-1 काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।